हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अष्टांग हृदय का आपका 12th जो चैप्टर है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ट्वेल्थ ट्वेल्थ जो चैप्टर है इसका नाम क्या है आपका, अष्टांग हृदय का तो दोष भेदी अध्याय। ठीक है, तो दोष के भेदों का जो वर्णन है वो इस चैप्टर के अंतर्गत किए गए, मतलब जो आपके त्रिदोष हैं उनके कि क्या क्या कर्म होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके टाइप कौन कौन से हैं, प्रकोपक कारण कौन से हैं, किन कारणों की वजह से प्रकोपित होते हैं, संचय समन तथा रोग उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त जो रोग मार्ग हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। इस ये सभी चीजों के विषय में आपका वर्णन यहाँ पे किया गया इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक चीजों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं वात के विषय में। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि जो बॉडी है, ओके, अब जो बॉडी है ये नाभि हो गया। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए नाभि के नीचे किसका स्थान है, तो बात क्या है, नाभि के ऊपर। ठीक है, और आपका जो कंठ है उसके नीचे आपका क्या है, पित्तक है, और ऊपर जो प्रदेश है वहां पे आपका वात है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी वात बोलता हूँ, कफ का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नाभि के नीचे पूछा जाए तो वात के स्थान, नाभि के ऊपर पित्त के स्थान। ठीक है, और ऊर्ध्व जत्रु में आपका कफ के स्थान बताएंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब वही चीज को यहाँ पे बताया गया है, स्थान मतलब कौन सा कौन कहाँ पे स्थित रहता है। तो वात के स्थान में बताया गया है कि नाभि के नीचे जो वात है उसका स्थान बताया गया है। ओके, इसके अलावा पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत, अस्थि, त्वचा, ये क्या है आपके वात के स्थान बताया गया। तो पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत, अस्थि और त्वचा, ये सभी क्या है आपके वात के स्थान। मुख्य स्थान के विषय में बात करें तो इसका प्रमुख जो स्थान है वो पक्वाशय को बताया गया। तो नाभि के नीचे वात के स्थान रहता है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत, अस्थि और त्वचा, ये तो विशेष रूप से स्थान है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि वात का प्रमुख स्थान या मुख्य स्थान बताइए, तो आपको आंसर लिख के आना है पक्वाशय। ओके, ये यहाँ पे आपका बताया गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके भेद के विषय में बात करते हैं। तो वात के कितने भेद है, तो आपको ऑलरेडी क्रिया शरीर में पढ़े हो, वही 5 भेद यहाँ पे आपको याद रखते हैं कि वात के कितने भेद है, 5 भेद। कौन सा, प्राण, उदान, समान, ठीक है, व्यान, इसके अलावा आपका अपान। तो प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ये टोटल 5 भेद बताए गए। अब इन 5 के जो स्थान है व कर्म है उसको विशेष रूप से अपन ध्यान देंगे। जैसे कि प्राण वायु, ठीक है, तो प्राण वायु के स्थान क्या बताया है आचार्य वांगभट्ट ने, तो उन्होंने स्थान जो बताया है वो बताया है कि सिर में रहते हुए जो उरा है और कंठ है, ठीक है, जो थ्रोट रीजन है उसमें विचरण करते हैं। तो कहाँ पे, सिर में रहते हुए जो उरा प्रदेश है और कंठ है, थ्रोट है, वहां पे क्या है वो गमन करता है, घूमता है, विचरण करता है। ये प्राण वायु का स्थान बताया गया है। बात करते हैं प्राण वायु के कर्म के विषय में, फंक्शन के विषय में। तो प्राण वायु के कारण हम लोग जो है, जो स्प्लिटिंग होता है यानी कि थूक पाते हैं, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो अपन छींकते भी हैं वो भी किसकी वजह से, प्राण वायु के कर्म के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उच्छ्वास और निश्वास, ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेशन व एक्सपिरेशन वगैरह जो होता है वो आपके किसके वजह से होता है, प्राण वायु के कारण ही होते हैं। जो शरीर में जो अन्न इंटर प्रवेश करता है वो भी किसका कर्म के कारण, प्राण वायु के कारण ही जो है शरीर में प्रवेश कर पाता है। साथ ही साथ बुद्धि, मन, हृदय तथा इंद्रियों को धारण करता है। तो बुद्धि, मन और हृदय तथा इंद्रियों को धारण करना, ये किसके कर्म में बताया गया है, तो प्राण वायु के कर्म के अंतर्गत बताया गया। तो ये विशेष रूप से याद रखना कि थूकना, ठीक है, छींकना, उच्छ्वास निश्वास, अन्न प्रवेश, बुद्धि, मन, हृदय तथा इंद्रियों को धारण, ये सभी किसके कर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, प्राण वायु के कर्म के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर उदान वायु के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो उदान वायु क्या काम करते हैं। तो उदान वायु कहाँ पे रहता है, पहले तो इसका पोजीशन अपन देखते हैं। तो उदान वायु कहाँ पे रहता है, जो चेस्ट है, ठीक है, वहां पे रहेगा। और चेस्ट ऐसे होते हुए जो नोज है यानी कि नासिका है, नाभि है, ठीक है, और जो गला है। तो चेस्ट में रहते हुए जो नासिका है, ठीक है, नाभि है, नाभि मतलब अम्लाइका, नोज और जो थ्रोट है उसमें क्या है, मूवमेंट करता है यानी कि गति करता है। तो चेस्ट में रहते हुए, छाती में रहते हुए इसके स्थान क्या बताया गया है, नासा, नाभि, गला, शरीर, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। तो आपका वही है कि नाभि, नासा इनमें क्या है, संचारण का काम करता है, गति का काम करता है।
कर्म के विषय में बात करें तो जो मैं बोल पा रहा हूँ, वाणी की जो प्रवृत्ति हो पा रही है, वो किसके वजह से है? उदान वायु के कारण ही पॉसिबल है। तो कर्म क्या होगा? वाणी की प्रवृत्ति होना, यानी कि बोलना। उत्साह जो होता है शरीर का, या ऊर्जा जो होता है, वो भी आपके उदान वायु के कारण ही होता है। बल, वर्ण तथा स्मृति, ये भी क्या है? उदान वायु के कर्म में बताया गया। तो बल, वर्ण तथा स्मृति भी उदान वायु के कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ओके। नाउ बात करते हैं व्यान वायु के विषय में। तो वान वायु, व्यान जो वायु है, इसके स्थान क्या बताया गया है? तो हृदय में रहते हुए संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। तो हार्ट में रहते हुए जो पूर्ण बॉडी है उसमें क्या है? मूवमेंट करता है, विचरण करता है और शीघ्र गति करता है। ठीक है। तो व्यान वायु हृदय में रहते हुए संपूर्ण शरीर में विचरण करते हैं, यानी कि शीघ्र गति करता है। कर्म के विषय में बात करें तो गति प्रोवाइड करना, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। उत्क्षेपण, ठीक है, अवक्षेपण, यानी कि आपका ये बोल सकते हैं रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? उत्क्षेपण और क्षेपण। ठीक है। इसके अलावा उन्मेष और निमेष, ठीक है। तो निमेष यानी कि आगे की ओर झुक जाना, उन्मेष मतलब थोड़ा पीछे की ओर टिल्ड हो जाना। तो ये सभी जो काम है वो किसके वजह से हो रहे हैं? ये आप कर्म के अंतर्गत भी पढ़ते हो। जब आप कर्म पढ़ोगे पीवी के अंतर्गत, पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत, तो यही 5 कर्म बताए गए हैं। तो ये जो 5 कर्म हो पा रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? तो व्यान वायु के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है। तो व्यान वायु के कर्म में ये आ जाता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे रहता है? तो हृदय में रहते हुए पूर्ण शरीर में विचरण करते हैं। फिर बात करते हैं समान वायु के विषय में। तो समान वायु जो होते हैं वो अग्नि के समीप रहते हुए कोष्ठ में विचरण करते हैं। तो समान वायु क्या करते हैं? जो अग्नि है, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर है, वहां पे रहते हुए संपूर्ण जो कोष्ठ है उसमें विचरण करते हैं। इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं? तो अन्न का ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है, सार तथा किट्ट का विचरण करते हैं, विवेचन करते हैं। तो अन्न का डाइजेशन करना, ग्रहण करना, ठीक है, पाचन करना, सार व किट्ट का विवेचन करना, ये समान वायु के कर्म में बताया गया है। फिर बात करते हैं अपान वायु। तो अपान वायु क्या कर, इसका स्थान क्या बताया गया है? तो गुदा में रहते हैं, ठीक है, गुदा में रहते हैं। साथ ही साथ जो श्रोणी है, पेल्विक है, ठीक है, वस्ती है यानी कि ब्लेडर है, मेह हो गया यानी कि पेनिस रीजन हो गया, यहाँ पे सभी जगह ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसका स्थान क्या बताया गया है? गुदा में रहते हुए श्रोणी, वस्ती में है, उनमें विचरण करता रहता है। कर्म के विषय में बात करें तो ये ब्लैडर में रह रहा है, पेनिस रीजन में रह है, ठीक है। तो क्या करेगा ये? शुक्र तथा शुक्र को बाहर निकालने का काम करेगा अपान वायु। साथ ही साथ आर्ता को भी बाहर निकालेगा। ठीक है। जो मल मूत्र होते हैं या गर्भ होते हैं, ये सभी को बाहर निकालने का जो काम है वो अपान वायु का है। ठीक है। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जैसे शुक्र हो गया, ठीक है। तो शुक्र अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन जब एक्सेसिव मात्रा में अगर शुक्र हो जाता है तो उसको बाहर निकालना, आर्तों को बाहर निकालना, जो अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आपका मल मूत्र आ जाता है, ठीक है, इनको बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना, ये सभी आपके अपान वायु के कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये आपके वात के कर्म स्थान, ठीक है, वो सभी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पित्त के विषय में। तो पित्त के स्थान क्या बताया गया? तो पित्त के स्थान के विषय में बात करें तो नाभि, अमाशय, स्वेदो लसिका, रुधिर रसा, ये श्लोक आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है इसका स्थान पित्त का? तो नाभि में, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, अमाशय में, ठीक है, स्टमक में, स्वेद, रस, लसिका, ठीक है। तो स्वेद हो गया, रस हो गया और लसिका हो गया। साथ ही साथ रुधिर हो गया, नेत्र हो गया, त्वचा हो गया। ये सभी के आपके स्थान बताए गए हैं किसके? पित्त के। बात करें ये कहाँ पे रहता है, तो वही मैंने बताया, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि हृदय और नाभि के बीच में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नाभि के ऊपर में है, ठीक है, तो यानी कि हृदय और नाभि के बीच में, जबकि नाभि के नीचे किसका था? वात का था। तो इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज करना है, हृदय और नाभि के बीच किसका स्थान है? पित्त के स्थान बताए गए हैं। मुख्य स्थान अगर आपको पूछा जाए तो नाभि में बोला गया है, ठीक है। तो मुख्य स्थान अगर आपको पूछा जाए तो नाभि करके आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके टाइप्स के विषय में, तो जो पित्त होते हैं उसके 5 प्रकार हैं। तो ये ऑलरेडी आपने किसके अंतर्गत क्रिया शरीर में पढ़ लिए हैं। 5 प्रकार कौन से हैं? तो पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। ये 5 प्रकार के आपके पित्त के टाइप बताए गए हैं। कौन से? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। अब ये जो 5 प्रकार के पित्त हैं, इनके स्थान, कर्म, इनके विषय में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाचक पित्त के स्थान के विषय में। तो पाचक पित्त के स्थान क्या बताए गए हैं, ये अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पाचक पित्त का जो स्थान है वो पक्वाशय तथा अमाशय के बीच में बताया गया है। तो पाचक पित्त के स्थान कहाँ पे है आपका? पक्वाशय व अमाशय के बीच में, मध्य में पाचक पित्त का स्थान है। और इसमें क्या है? पंच महाभूत होते हुए भी तेजस गुण प्रधान होता है। तो पंच महाभूत होते हुए भी जो अग्नि महाभूत है उसकी प्रधानता होती है। द्रवता को त्याग कर अग्नि के समान कर्म करते हैं। तो जो द्रव्यता है, ठीक है, लिक्विडिटी है, उसको
छोड़ करके, त्याग करके अग्नि के समान कर्म करते हैं। यह पाचक पित्त के स्थान के विषय में बताए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना पक्वाशय और अमाशय के मध्य में, ठीक है, इसके स्थान बताए गए हैं। कर्म क्या काम करते हैं, तो ये जो पाचक पित्त है तो सिंपल सी बात है, पाचन का काम करेगा, तो अन्न का पाचन करेगा। साथ ही साथ शरीर में जो स्थित जो तार और किट्ट भाग है उसको विभाजन करने का काम करेगा। शेष चारों जो पित्त है उसको बल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो शेष चारों पित्तों का जो है बल बढ़ाने का काम करते हैं। तो अन्न का पाचन करेगा, तार व किट्ट भाग का विभाजन करेगा, शेष चारों जो पित्त है उसको बल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये पाचक पित्त के कर्म बताए गए। फिर बात करते हैं रंजक पित्त के विषय में। तो रंजक पित्त कहाँ पे इसके स्थान बताया गया है, अमाशय इसके स्थान बताया गया। तो रंजक पित्त का अगर स्थान पूछे जाए तो अमाशय है। कर्म क्या काम करते हैं, तो ये रस का रंजन करने का काम करते हैं, ठीक है, रस का रंजन करते हैं। ठीक है, रक्त बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि रस का रंजन करके रक्त बनाने का जो काम है वो आपका रंजक पित्तक है। तो ये चीज को याद रखना कि स्थान अमाशय को बताया गया और रस का रंजन करके रक्त को बनाना रंजक पित्त का काम बताया गया है। फिर बात करते हैं साधक पित्त। तो साधक पित्त का जो स्थान है वो हृदय को बोला गया है। तो साधक पित्त का स्थान हृदय बताया गया है। कर्म क्या है, तो मेधा बुद्धि द्वारा वांछित अर्थों का साधन कराता है। ठीक है, तो मेधा बुद्धि के द्वारा जो वांछित अर्थ है उसका साधन कराना, ये आपके साधक पित्त के कर्म बताए गए। तो साधक पित्त का जो स्थान है वो हृदय है। ठीक है, कर्म के विषय में बात करें तो मेधा बुद्धि द्वारा जो वांछित अर्थ है उसका साधन करना, ये आपका साधक पित्त के कर्म में बताया गया। फिर बात करते हैं आलोचक पित्त का स्थान। तो आलोचक जो पित्त है उसका स्थान अगर पूछा जाए तो याद रखना नेत्र को बताया गया है। तो आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। काम क्या करता है, तो रूपों को देखना, ठीक है, जो आप जितने भी आप देख पा रहे हो वो किसके वजह से है, तो आलोचक पित्त के कारण है। तो रूपों को अलग अलग जो आपके व्यक्ति हैं, ठीक है, अलग अलग जो चीजें हैं उनको आप देख किसके पा रहे हो, किसकी वजह से, तो आलोचक पित्त की वजह से। तो ये नेत्र इसके स्थान बताएगा आलोचक पित्त का, कर्म में रूपों को देख पाना। फिर बात करते हैं भ्राजक पित्त। तो भ्राजक जो पित्त है वो त्वचा में स्थित होता है। ठीक है, बात करें त्वचा में स्थित होकर के ये क्या करते हैं, जो त्वचा होता है, स्किन होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो त्वचा में स्थित होकर के क्या करते हैं, त्वचा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, ये त्वचा में रह करके त्वचा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो आपका कौन करते हैं, तो आपका भ्राजक जो पित्त है वह जो है यह काम को करता है। ओके, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा, टाइप करना है आपको A12S1J। ठीक है, तो A12S1J, ये आपको एज इट इज टाइप करना है, A12S1J। इससे ये पीडीएफ जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं अपन लोग कफ के विषय में। ठीक है, तो कफ का जो है वो क्या बताया गया है, तो कफ के स्थान के विषय में बात करते हैं तो हृदय के ऊपर कफ का स्थान बताया गया है। तो कहाँ पे स्थित होता है जो कफ होता है वो, तो हृदय के ऊपर जो है वो आपका कफ का स्थान बताया गया है। इसके अलावा जो उरह है, कंठ है, सिर है, क्लोम है, पर्व है, अमाशय है, ठीक है, रस मेद तथा नासा, ये सभी के आपके कफ के स्थान है। तो उरह, कंठ, सिर, क्लोम, पर्वण, अमाशय और रसा, ये श्लोक पढ़ा था तो वही है कि उरह कंठ हो गया, थ्रोट हो गया, सिर हो गया, क्लोम हो गया, पर्व हो गया, अमाशय स्टमक हो गया, ठीक है, रस मेद और नासा, ये सभी कफ के स्थान है। मुख्य स्थान के विषय में बात करें तो उरह प्रदेश को मुख्य स्थान बताया गया है। भेद के विषय में बात करें तो इसके 5 भेद हैं। कौन से 5 भेद है कफ के, तो अवलंबक, श्लेषक, तर्पक, क्लेदक और बोधक। ठीक है, तो ये 5 भेद बताए गए। तो कफ के कौन से 5 भेद है, तो अवलंबक, श्लेषक, तर्पक, क्लेदक और बोधक। ओके, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बात कर लेते हैं इसके स्थान कर्म के विषय में। तो जो अलंबक कफ होता है उसके स्थान के विषय में बात करें, पोजीशन के विषय में, तो ये छाती में रहता हुआ जो त्रिक है, ठीक है, यानी कि सैक्रम रीजन है, ठीक है, वहां से हृदय का अवलंबन करने का काम करते हैं। तो त्रिक हृदय का अवलंबन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, अवलंबक कफ। तो चेस्ट में रहते हुआ त्रिक हृदय का अवलंबन कराते हैं। ठीक है, तो वो आपका स्थान बताया गया है कि कहाँ पे रहता है, चेस्ट जो रहता हुआ त्रिक हृदय में अवलंबन कराने का काम, ये आपका स्थान है अवलंबक कफ का। कर्म में काम काम करते हैं। साथ ही साथ ये तो आपका त्रिक हृदय का अवलंबन कराएगा ही, ठीक है, क्योंकि वहां पे रहते हैं इस वजह से। साथ ही साथ शेष चारों जो कफ होते हैं, ठीक है,
उसका भी अवलंबन कराएगा। तो चार प्रकार के जो आपके क्लब कफ है, जैसे कि क्लेदक, बोधक, तर्पक, ठीक है। इसके अलावा आपका जो श्लेषक है, इनका सबका क्या है, अवलंबन कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपके जो कफ बच गए, ठीक है, ये तीन का भी अवलंबन कराने का काम करते हैं। तो ये आपके अवलंबक कफ के कर्म में बताए गए। फिर क्लेदक कफ के विषय में बात करते हैं। तो क्लेदक कफ का जो स्थान है वो अमाशय को बताया गया है। तो क्लेदक कफ का स्थान अमाशय हो गया। कर्म क्या है, तो अन्न का संघात करके क्लेदन कराते हैं। तो अन्न का संघात करके क्लेदन कराना, ये क्लेदक कफ का काम है। फिर बात करते हैं बोधक कफ। तो बोधक कफ का जो स्थान है वो जीवा को बताया गया है, टंग को बताया गया है। कर्म में रस का ज्ञान कराना, ठीक है, तो रस का ज्ञान कराना ये बोधक कफ का कर्म है। ठीक है, तो रस का ज्ञान कराना ये बोधक कफ का कर्म बताया गया है। फिर बात करते हैं तर्पक कफ। तो तर्पक कफ जो है वो कहाँ पे रहता है, तो सिर में रहता है। ठीक है, तो तर्पक कफ सिर में रहता है। ये क्या काम करते हैं, तो इंद्रियों का तर्पण करने का काम करते हैं। तो तर्पक कफ सिर में रहता है और इंद्रियों का तर्पण करना, ये तर्पक कफ का कर्म है। फिर बात करते हैं श्लेषक कफ। तो श्लेषक कफ क्या करता है, संधियों में रहता है, ज्वाइंट्स में रहता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, संधियों का संश्लेषण करेगा। ठीक है, उसके जो ज्वाइंट्स है उसके बंधन का संश्लेषण करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये श्लेषक कफ का कर्म है। ठीक है, इजी इजी है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन के विषय में बात करते हैं। तो संचय के विषय में बताया गया है कि दोषों का संचय कब होते हैं। ठीक है, संचय किसको बोलते हैं, तो स्टोरेज होना। तो जब आहार विहार से दोष जो है वो अपने अपने स्थान पे बढ़ जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है, दोषों का संचय होता है। यानी कि जब आप ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे हो जिससे जो त्रिदोष है वो अपने अपने स्थान पे बढ़ जा रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संचय कहेंगे। प्रकोप कब कहेंगे, तो आहार विहार, ऐसे आहार विहार जो दोषों को अपने स्थान, ऐसे आहार विहार का आप सेवन कर रहे हो, ठीक है, जो इतने ज्यादा बढ़ गए, पहले से बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आहार विहार का सेवन किए हो जिसकी वजह से दोष अपने स्थान पर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले गए हैं। जैसे कि आपको पता है एक जार है, ठीक है, अब इस जार में आप क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो, यहाँ तक आप पानी भरोगे, ठीक है, तो ये क्या है, स्टोरेज हो गया, संचय हो गया। लेकिन इतना और ज्यादा पानी भर दोगे तो ये स्टोरेज हुआ, इससे भी ज्यादा हो जाएगा पानी, तो क्या होगा, जो पानी है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो वही है, पहला अवस्था में आपका यहाँ तक बस था, ठीक है, इस बॉटल में बस था पानी, ठीक है, पूरा भरा हुआ, तो वो संचय कहलाया। जब इस बॉटल से जब इतना पानी भर दिया कि बाहर निकलने लग गया, तो प्रकोप अवस्था, यानी कि इतने वृद्धि को प्राप्त हो गया कि अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चला जाएगा, तो वो प्रकोप अवस्था कहलाएगा। फिर समान अवस्था किसको बोलेंगे, तो दोषों का स्व स्थान से लौट आना, अपना प्रमाण स्थापित करना। तो जैसे कि ये पूर्ण रूप से जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको अपन जब निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन निश्चित अमाउंट में जितना पानी चाहिए उतना ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि जितना एक्सेसिव मात्रा है, चाहे वो प्रकोप है, संचय है, उसको अपन हटा करके निश्चित अमाउंट में जब अपन रखते हैं, ठीक है, दोषों को, तो वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे अपन समान अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसे बोला गया है, ये तीनों स्थितियां प्राकृतिक रूप से आती है। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियां प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से आती है, वह जाती रहती है। ठीक है, तो ये तीनों अवस्था, प्रकोप, संचय, प्रशमन, ये तीनों अवस्था नेचुरली आपका आता रहता है, वह जाता रहता है। ऋतुओं के अनुसार जो दोष है उसका संचय व प्रकोप तथा प्रशमन होता है। तो ऋतुओं के अनुसार जो दोष है उसका संचय, प्रकोप और प्रशमन आपका होता रहता है, ये यहाँ पे आपका बताएंगे। तो ऋतुओं के अनुसार भी आपका संचय, प्रकोप, प्रशमन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि जो वात है, तो वात का संचय कब होता है, तो वात का जो संचय है वो आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, तो स्टोरेज हो रहे हैं, कब हो रहे हैं संचय, ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप कब हो रहे हैं, तो वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो प्रकोप कब हो रहा है, व से वात, व से वर्षा। ठीक है, और शमन कब होता है, तो शरद ऋतु में। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। इसको आप कैसे करते याद रख सकते हो, सी व ग्री। ठीक है, सी व ग्री, सी व ग्री करते याद रखना। सी व ग्री, सी व ग्री किसके लिए, वात के लिए। स से समन, ठीक है, श से शरद ऋतु, स से समन, श से शरद ऋतु, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, व से वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, आपका प्रशमन हो रहा है। तो ये चीज को आपको याद रखना। ठीक है, तो प्रकोप, सॉरी प्रशमन बोलता हूँ, यहाँ पे आपके ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, सॉरी संचय हो रहा है। ठीक है, तो सीवग्री करके याद रखना। ठीक है, तो संचय कब हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद में आपका वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप हो रहा है, और समन कब हो रहा है, तो स से शरद और श से शमन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हे वश, हे वश करके याद रखना। ठीक है, किसके लिए, पित्त के लिए, कि पित्त का जो समन है वो कब कराएंगे अपन, हेमंत ऋतु में। ठीक है, इसके अलावा
जो संचय है वो कौन से ऋतु में होता है? सॉरी, हे सौ, हे सौ करके याद रखना है, हे सौ। ठीक है। तो संचय कब, प्रकोप कब हो रहा है? तो शरद ऋतु में। ठीक है। और आपका यहाँ पे जो संचय है वो कब हो रहा है? तो आपका वर्षा ऋतु में। तो ये आपको याद रखना है कि पित्त का जो संचय है वर्षा ऋतु में, प्रकोप आपका शरद ऋतु में, समन आपका हेमंत ऋतु में। ठीक है। इसी प्रकार आप कफ के विषय में याद रखना, कफ के विषय में क्या याद रखते हैं? तो व सी, ग्रीवसी करके याद रखना, ग्रीवसी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है? इसका समन करा रहे हैं। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु हो गया। वर्षा जो, सॉरी, वसंत जो ऋतु है उसमें इसका प्रकोप हो रहा है। और शिशिर जो ऋतु है उसमें इसका संचय हो रहा है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ? और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, संचयावस्था में विपरीत गुणों की इच्छा होती है तथा रोग उत्पत्ति, अस्वस्थ वृत्ति, सॉरी, अस्वस्थ विद्युत्ता प्रकट नहीं होती। तो संचय अवस्था में विपरीत गुणों की इच्छा होती है तथा रोगों की उत्पत्ति या अस्वास्थ्य विद्युत्ता प्रकट नहीं होती है, जबकि प्रकोप अवस्था में रोगों की उत्पत्ति लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं जो संचय के कारण, प्रकोप के कारण और समन का कारण क्या क्या है। ठीक है। तो दोष है उनका, संचय, प्रकोप और आपका जो समन यानी कि प्रशमन का कारण क्या क्या है। तो जो वात होता है उसका संचय का जो कारण होता है वो उष्ण तथा रुक्ष पदार्थों का सेवन करने की वजह से जो वात है उसका संचय होता है। ठीक है। प्रकोप का जो कारण है वो शीतता की वजह से प्रकोप होते हैं। और समन कब कराते हैं? तो उष्ण व स्निग्ध पदार्थों का जब सेवन कराते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से जो वात दोष है वो कम हो जाता है, उसका समन हो जाता है। पित्त कब संचित होगा? तो संचय का जो कारण है वो शीत युक्त तथा तीक्ष्ण आहार का जब सेवन करते हैं तो क्या होता है? पित्त जो है वो संचय को प्राप्त होता है। और प्रकोप कब होगा? तो उष्णता से ये प्रकोप को प्राप्त हो जाएगा। समन कब करेंगे? तो शीत तथा मन जो आपका मंद आदि जो गुण वाले पदार्थ है उसका सेवन करने से ये क्या है? समन को प्राप्त होते हैं। फिर कफ के संचय के कारण बताए गए हैं कि कफ का संचय किन कारणों की वजह से होता है? तो शीत युक्त स्निग्ध गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से कफ का संचय होता है। प्रकोप किन कारणों से होता है? तो उष्णता के कारण होता है। और समन के विषय में बताया गया कि उष्णता युक्त रुक्ष आदि गुण पदार्थों का सेवन करने से ये क्या होता है? समन का प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ? फिर दोषों के प्रकोपक, प्रकोप के जो कारण है वो अपन यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोषों के प्रकोप का जो कारण है उसके विषय में यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है कि त्रिदोष का प्रकोप होना ही रोग उत्पत्ति का कारण है। तो जब सिंपल सी बात है, जब त्रिदोष प्रकोपित होगा तभी डिसीज उत्पन्न होगा। तो त्रिदोष का प्रकोप का जो कारण है वही रोग उत्पत्ति का कारण है। इसके प्रकोपित होने के तीन प्रकार है। ठीक है। ये तीन प्रकार से प्रमुख रूप से ये प्रकोपित होते हैं। तो ये तीन प्रकार कौन से हैं? तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, काल और कर्म। ठीक है। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, काल और कर्म, जब इन तीनों का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होते हैं तब क्या होते हैं? दोष कुपित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, काल, कर्म। ठीक है। जब इन तीनों का क्या है? हीन योग, अति योग व मिथ्या योग होते हैं तभी क्या होता है? आपका दोष जो है वो प्रकोपित होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो बात करते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग में आपका बोला गया है कि इंद्रियों का अपने अर्थों से, अर्थों के साथ संयोग। ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे? असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो अपने अर्थों के साथ में। ठीक है। अर्थों के साथ में मतलब समझ रहे हो? जैसे कि आप बोल क्यों पा रहे हो? ठीक है। या फिर ये सिंपल सी बात है, सुन क्यों पा रहे हो? तो आपका जो इंद्रिय है, ठीक है, यानी कि कर्ण इंद्रिय, उसका अर्थ क्या है? सुनना। ठीक है। उसका जो विषय होता है या अर्थ होता है वो क्या है? शब्द आदि को सुनना। तो वही चीज बोला गया है। ठीक है। अर्थ मतलब जिस इंद्रिय से आप जो काम को कर पाते हो वो आपका अर्थ कहलाता है। तो ये आपका बोला गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि इंद्रियों का क्या है। तो वही चीज बोला गया है कि क्या होता है? जो इंद्रिय होते हैं अपने अर्थों का संयोग होते हैं। जैसे कि हीन योग किसको बोलेंगे? तो हीन योग कैसे होगा? ठीक है। अपने अर्थ समझ में आ गया? अर्थ मतलब जैसे कि कान से अपन शब्द को सुनते हैं तो कान इंद्रिय का अर्थ क्या हो गया? ठीक है, सुनना। तो हीन योग पहले बोला गया है। तो हीन योग में बोला गया है कि अल्प संयोग, अल्प संयोग उदाहरण के लिए ज्यादा दूर की जो चीज है उसको देखना। ठीक है। या सुनने की कोशिश करना, ये अल्प संयोग कहलाएगा या हीन योग कहेंगे। ठीक है। यानी कि जैसे कि ज्यादा दूर की जो चीज रहेगी वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है। या फिर आप कान से कोई चीज को एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो, बहुत दूर में है उसके बावजूद भी उसके आवाज का, तो वो क्या है? आपका हीन योग के अंतर्गत आएगा। क्योंकि उस समय क्या है?
आपकी इंद्रियों को प्रॉपर संयोग नहीं होगा, इसी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि जो दूर में खड़ा व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, ठीक है, या दूर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कैसा दिख रहा है, उसका चेहरा कैसा है, ठीक है, तो वो अल्प योग या हीन योग कहलाएगा। अति योग मतलब जो एक निश्चित जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे 45 सेंटीमीटर आपका नेत्र का डिस्टेंस है, उससे अगर आप पास ले आओ, 15 सेंटीमीटर के पास में ले आओ, ठीक है, तो क्या होगा, तो ज्यादा नजदीक लाने की वजह से चीजों को क्या है, देखने और सुनने की कोशिश करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अति योग कहलाएगा। फिर मिथ्या योग, मिथ्या योग किसको बोलेंगे, तो भयंकर जो दृश्य होता है उसको देखना, दुर्गंध को सुनना, ये सभी क्या आपका मिथ्या योग है। तो भयंकर दृश्य को देखना, दुर्गंध को सुनना, ये क्या आपका मिथ्या योग के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है कि हीन योग में क्या है, अल्प संयोग जो होता है, यानी कि ज्यादा जो दूर की चीजें हैं उसको देखना, सुनने की कोशिश करना। दूसरा है आपका अति योग, अति योग मतलब अतिशय योग, यानी कि ज्यादा जो ये बोल सकते हैं ज्यादा नजदीक की जो चीजें हैं उसको देखने या सुनने की कोशिश करना। और तीसरा आपका मिथ्या योग, मिथ्या योग यानी कि जो भयंकर जो दृश्य है उसको देखना या दुर्गंध को सुनना, ठीक है, तो ये आपका क्या है, मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अन्य काल के विषय में बात करते हैं, तो काल मतलब जो ऋतु है उसको माना जाता है। तो हीन योग किसको बोलेंगे, तो हीन योग जैसे कि अल्प होना, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी कम पड़ जाती है, जैसे गर्मी है तो बहुत गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन कम पड़ती है, तो वो क्या है, हीन योग है, ठीक है। अति योग किसको बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वही है ग्रीष्म ऋतु, अभी गर्मी चल रहा है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वो क्या है, अति योग है। मिथ्या योग किसको बोलेंगे, तो विकृत होना, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जब कभी कभी जैसे अभी बारिश हो गई है, सर्दी आपको लगता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, तो वो मिथ्या योग है, ठीक है। तो ये आपका काल के अनुसार बताया गया। फिर कर्म के विषय में बात करते हैं, तो जो आपका बुद्धि द्वारा किए गए कर्म, जैसे कि आपका कायिक है, ठीक है, इसको सुधार लेना, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार के कर्म हैं, इसके विषय में अपन बात कर लेते हैं। इनका हीन योग कैसा होगा, तो कम मात्रा में प्रयुक्त करना, जैसे एग्जांपल के लिए आपका ग्रीष्म ऋतु है, उसमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना, जिससे कि है रोगों की उत्पत्ति हो गई हो, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना, जिससे कि है रोगों की उत्पत्ति हो गई, तो ये आपका क्या है, हीन योग के अंतर्गत आएगा। अति योग किसको बोलेंगे, तो ज्यादा युक्त, ठीक है, तो गर्मी से बचने के लिए ज्यादा शीतल उपचार करना, ठीक है, जिससे रोग उत्पत्ति हुई हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अति योग के अंतर्गत आएगा। जैसे गर्मी के बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा चीज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपका रोग उत्पत्ति का कारण बनेगा, तो अति योग है। मिथ्या योग किसको बोलेंगे, तो मिथ्या योग मतलब विकृत कर्म को करना, जैसे कि अधारणी जो वेग है उसको धारण करना, ठीक है, राग द्वेष आदि को धारण करना, तो ये मिथ्या योग के अंतर्गत है। आचार्य कहते हैं कि इन सभी क्रियाओं या कारणों से ही शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो आपकी क्रिया कर रहे हो, ठीक है, ये तीन जो अपन लोगों ने देखे, ठीक है, तो उनके वजह से क्या होता है, शरीर में जो रोग है उसकी उत्पत्ति होती है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके। नेक्स्ट अपन टॉपिक अब इसमें पढ़ते हैं, वो है आपका रोग मार्ग। किसको बोलते हैं रोग मार्ग, तो उसका इंट्रोडक्शन आज अपन देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेलिंग अपन पढ़ेंगे। तो क्या बोला गया है, रोग मार्ग किसको बोलते हैं, तो उपरोक्त कारणों से प्रकोपित हुए जो दोष होते हैं, वो शरीर में रोगों की उत्पत्ति कराने के लिए जिन मार्गों का धारण करते हैं उसे अपन रोग मार्ग कहते हैं। तो जो भी दोष आपके प्रकोपित हुए रहते हैं, ठीक है, वो शरीर में रोग उत्पत्ति के लिए जिन मार्गों को धारण करते हैं उसे रोग मार्ग कहते हैं। और इनकी संख्या तीन बताई गई है। वो तीन कौन से हैं, ठीक है, मार्ग मतलब पाथवे, ठीक है, जो, तो जो भी दोष आपके प्रकोपित हुए हैं, वो एक प्रॉपर पाथवे को धारण करते हुए शरीर में क्या है, रोगों को उत्पन्न करेंगे, उस मार्ग को ही अपन रोग मार्ग कहेंगे। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।